नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। यहां तमाम जगहों पर छात्रों के, युवाओं के प्रदर्शन चल रहे हैं परीक्षाओं में धांधली को लेकर, और उधर पश्चिम बंगाल में कुछ अलग ही चल रहा है। वहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले जारी हैं, और तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का कहना है, नेताओं का, कि बीजेपी के गुंडे उन पर हमले कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर कल जिस तरीके से हमला हुआ है, उनके दफ्तर पर हमला हुआ, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के घर पर जिस तरह से हमला हुआ, सारी चीज़ें, तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, वीडियो हैं, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है। और पुलिस वहां पर, सबसे हैरानी की बात है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और ये स्थिति तब से शुरू हुई है जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में आई है। सरकार में आने क्या 4 मई को जब काउंटिंग हो रही थी, तभी से ये स्थितियां शुरू हो गई थी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले। और इसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार है कहां पर, कानून व्यवस्था कहां पर है, और यहां तक कि एक एक गतिविधि पर नजर रखने वाले राज्यपाल वहां क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर अभी तक की स्थिति ये थी कि पश्चिम बंगाल में छोटी मोटी घटना भी होती थी तो राज्यपाल वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चले जाते थे, सीधे वहां पर माहौल जानने के लिए, लेकिन अब तक राज्यपाल भी खामोश दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही यहां पर पुलिस क्या कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान गए हुए थे, क्या उनको वापस बुला लिया गया, क्योंकि गृहमंत्री ने कहा था कि वो चुनाव के बाद तक वहां रहेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं, और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उससे इस लोकतंत्र को खत्म करने का इसको प्रयास कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जताई हैं, उसकी बात करेंगे। पहले महुआ मोइत्रा का वो ट्वीट देख लेते हैं जो कल उन्होंने पोस्ट किया था, और किस तरीके से वो विजुअल्स भी हैं जिसमें उनके दफ्तर पर, उनके ऊपर वहाँ पर अंडे और तमाम चीज़ें फेंकी जा रही हैं, हमला करने की कोशिश की जा रही है। कहा भी उन्होंने कि हमने डीजीपी को फ़ोन किया, राज्य के पुलिस के अफसरों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उस पर कोई कार्रवाई तो छोड़िए, उनकी बात सुनी तक नहीं गई है। देखते हैं ट्वीट में लिखा क्या है, और उनका वो विजुअल भी देखते हैं जो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट लिखा हुआ है कि यहाँ पर अमित शाह और सबको संबोधित करते हुए, यानी नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पर समीक भट्टाचार्य और अमित शाह गृहमंत्री, उनको ये टैग करते हुए लिखा है कि मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से वहाँ पर मेरे खिलाफ, मुझको मारने की। और ये जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में एक मौजूदा सांसद के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर लोग खड़े हैं, हमला कर रहे हैं, और पुलिस वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे कई वीडियो आए हैं इसके पहले, तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ऊपर भी हमले हुए हैं। कुछ सांसदों का तो ये तक कहना है कि वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि अगर वो निकले तो उनके ऊपर हमला होगा। एक बार वो वीडियो भी देखते हैं जो महुआ मोइत्रा ने पोस्ट किया है। तो देखेंगे क्या कुछ इसमें जो वीडियो है किस तरीके से उसमें हमले हो रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ये हम लोगों को याद है, अभी कुछ दिन पहले एक सांसद का बयान आया था कि हम लोग तो पश्चिम बंगाल में अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम निकलेंगे लोग घात लगाए हुए हैं, पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, जान ली भी जा सकती है। बिल्कुल समीर जी, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के विजुअल्स सब सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। अफसोस की बात यह है कि गवर्नर तो चलिए सो रहे हैं, गवर्नर सो रहे हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है जी? वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? ठीक है, सीजीआई साहब जो है अखबार नहीं पढ़ते, खबरें नहीं देखते, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पहुँचता ही होगा ना सीजीआई साहब के पास भी। अदालतों में मुकदमे तो पहुँच रहे हैं ना जी, तो वो तो देखे जा सकते हैं कम से कम। तो ये जो गुंडा राज पश्चिम बंगाल में आ गया है, इस पर गवर्नर भी खामोश है, न्यायपालिका भी खामोश है, कहीं कोई सुनवाई जो है सुध-बुध कहीं नहीं है समीर जी। जी बिल्कुल, इसको लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखते हैं ये जो वीडियो है कैसे, और बाकायदा बीजेपी के लोग हैं, हालांकि उस पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कुछ मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि ये हमले तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के लोग ही अगर कर रहे हैं तो बीजेपी के झंडे लेकर ये लहरा कौन रहा है? और अगर तृणमूल कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं तो फिर वहां सरकार क्या कर रही है? सवाल तो ये है।
बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सरकार से यही सवाल पूछा जाएगा कि भाई अगर सब कुछ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर रहे हैं, जो सर कह रहे हैं, जो श्रमिक भट्टाचार्य हैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि ये सब जो है वो वही कर रहे हैं, बीजेपी के मतलब इनके तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं यही सब आपस में कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी तो सरकार किस लिए है ये पता नहीं हो। और कह रहे हैं कि पुलिस के पास ऐसा क्या है, मेटल डिटेक्टर जो अंडा खोज ले किसी की जेब में अंडा है, तो भाई आप सरकार में आए क्यों है फिर? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो आप सरकार में आए क्यों है? तो ये फिर पहले हम फुल विजुअल समझिए, मुझे लगता है ये देख लिया जाए। बिल्कुल, इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये हमला वहां पर महुआ मोइत्रा हैं उनके दफ्तर के बाहर ये किया जा रहा है। नहीं, अपने उससे शूट किया है, बिल्कुल अपने मोबाइल से शूट किया है। देखते हैं इसको किस तरीके से हमले हो रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है और बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं हमला करने वाले लोग। तो ये वहाँ पर किस तरीके से ये हमला हो रहा है और उसको वहाँ पुलिस के लोग भी देख रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं, यानी पूरा उनको संरक्षण मिला हुआ है, या तो फिर असहाय है या तो उनको निर्देश दिए गए हैं, कोई ना कोई तो कारण है, अन्यथा पुलिस ऐसे खामोशी से किसी के ऊपर हमला होते हुए नहीं देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, पुलिस, इसका मतलब पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार में जब से आई है बीजेपी, पुलिस भी जो है वो भगवा रंग की हो गई है, बीजेपी के रंग की हो गई है, यही कहा जा सकता है। वरना ऐसे कैसे इस तरीके से हो रहा है? अब इसको लेकर जो दलीलें बीजेपी की तरफ से दी जा रही हैं वो बड़ी हास्यास्पद हैं। मतलब खुद ही बीजेपी कह रही है कि उनका मुख्यमंत्री है वो नाकारा है, सरकार बीजेपी की नाकारा है। जो बीजेपी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य वो जो कह रहे हैं उससे तो यही आवाज़ मिलता है कि वो कहना चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री भी नाकारा है और सरकार भी नाकारा है। कि पुलिस सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य इस जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, पुलिस उनको रोक नहीं पा रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। क्या बोलेंगे? अंडा फेंका है जनता ने। लेकिन आम जनता अगर अंडा फेंके, अगर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अंडा फेंके तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का पास तो मेटल डिटेक्टर है। हम पुलिस को पूछा था क्यों ऐसा हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल का छवि खराब हो रहा है। तो लोगों का कहना है हम किसका पॉकेट में हाथ डालें, ये डालना भी तो रिस्की है। पॉकेट में किसका अंडा है तो उसको ढूंढने के लिए कोई तो मशीन हमारा पास नहीं है। ये बंद होना चाहिए। इससे पश्चिम बंगाल का फेस लॉस हो रहा है पूरा हिंदुस्तान के सामने। और ये तृणमूल का काम है, तृणमूल का आपस के बंटवारा लेकर के जो लोग भूखा है वो लोग अभी अंडा ले लिया जेब में, जो लोग ज्यादा खाया है उसके ऊपर फेंक रहा है। किस किस जगह नाराजगी से ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा नहीं है। तो मान रहे हैं कि इससे पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो रही है अमलेंदु जी, श्रमिक भट्टाचार्य। यानी अब क्या कहा जाए, अब शुभेंदु अधिकारी चूंकि आए तृणमूल कांग्रेस से ही हैं, कई पार्टियों की यात्रा करके आए हुए हैं, तो क्या अब बीजेपी के लोग उनको पचा नहीं पा रहे हैं? कुछ ऐसा भी है। अब श्रमिक भट्टाचार्य के बयान से तो यही लगता है समीर जी कि ये शुभेंदु अधिकारी पे सीधा सीधा हमला कर रहे हैं कि जो कम खा पाए, वो जो खा लिए, ज्यादा खा लिया, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं। अच्छा, छवि खराब हो रही है राज्य की, ये भी कह रहे हैं। हाँ, राज्य की छवि खराब हो रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल तो समीर जी मुझे लगता है पूछा ही जा सकता है कि भाई अगर जनता नाराज है टीएमसी के नेताओं से, जनता ये हमले कर रही है, तो जनता जो हमले कर रही है वो उनके ऊपर ही हमले क्यों कर रही है जो इस समय टीएमसी में रह गए हैं। बिल्कुल। जो टीएमसी से बीजेपी में चले गए हैं या टीएमसी से अलग हो गए हैं, उनके ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन्होंने नहीं लूटा था? अगर ऐसा ही है तो क्या इन्होंने नहीं लूटा था? तो जनता उनसे ही नाराज क्यों जो टीएमसी में ही रह गए? बिल्कुल। अब इसी तरीके से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने सवाल पूछा था कि आखिर ये हमले कब तक होंगे, तो किसी का जवाब था ये सबको पता है कब तक ये हमले होंगे। अब यही जवाब रहा होगा कि आप छोड़िए और इधर आइए। और आप कहा भी है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी हारी हुई है लेकिन वो बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल 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 समझिए, ये बहुमत जुटाने की कोशिश जो हो रही है, ये सब कुछ जो है संसद के मानसून सत्र के देखते हुए किया जा रहा है कि उससे पहले किसी तरीके से कुछ इंतजाम और ज़्यादा कर लिया जाए। अरे भाई 20 तो आपने ले लिए, तो और कितना इंतजाम आप करोगे? 29 में से आपने 20 ले लिए,
तो अब कुछ को तो रहने दोगे या लेकिन अब लेदू जी एक चीज और है, 29 में 20 तो ले लिए हैं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि ये 20 उनके पक्ष में वोट डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए सत्र बुलाया नहीं जा रहा है। जो प्रस्ताव लाने की, पास कराने की जो कोशिश की जा रही है, लग रहा है कि उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। ये सत्र भी नहीं बुलाया जा रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ जो टीएमसी का आरोप है कि, और उनका आरोप है संजय राउत का कि इसमें जो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की गई उस पैसे से सांसद खरीदे गए हैं, तो केवल इससे काम चलने वाला नहीं है, मंत्री भी बनाने पड़ेंगे और दूसरे इंतजाम भी करने पड़ेंगे, तो वो इंतजाम शायद नहीं हो पा रहे हैं, यही समझाया सकता है। तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो रहा है, संसद का सत्र भी नहीं बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, एक बार उनको भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार बने, और कैसे वहां पर विपक्ष के नेताओं के ऊपर उनको तोड़ने की, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, उनको मार पीट के वहां से भगाने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिशें लगातार जारी हैं। उसमें तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भाजपा शासित राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। यहाँ तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राणघातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा, या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा। भाजपा के बड़े नेता तो सुरक्षा घेरे में खुद को बचा लेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। माननीय न्यायालय और लोकसभा अध्यक्ष तत्काल संज्ञान लें, घोर निंदनीय है, ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये चिंता पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के नेताओं को है, और समीक भट्टाचार्य के बयान से बिल्कुल साफ लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आज नहीं कल अगर सत्ता से बाहर होंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर इनको लग रहा है कि सत्ता से बाहर होंगे तो क्या होगा, और समीक भट्टाचार्य एक तरीके से बचने की, खुद को बचाने की, पार्टी को बचाने की भी कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं अपने बयान में। लेकिन जो मंत्रीगण हैं उनके अजब अजब किस्म के जो हैं वो बयान आ रहे हैं। एक मंत्री हैं समीर जी, शरद मुखर्जी, वो तो कह रहे हैं कि वो तो गनीमत है कि अंडा ही फेंका महुआ मोइत्रा के ऊपर, कुछ और भी फेंक सकते थे, तो क्या बम फेंक सकते थे भाई? क्या इसीलिए तो डरे हुए हैं टीएमसी के नेता लोग। कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? आप क्या बम फिकवाएंगे? अब शुभेंदु अधिकारी क्या बम फिकवाएंगे क्या मंत्री जी? ये कहना चाहते हैं? हमें नहीं मालूम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो वो जिस अंदाज में कह रहे हैं उससे ही अंदाज लगाया जा सकता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब ये अजीब हालत है कि यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं छात्रों से जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आपसे निपटना आता है, और यहाँ उनके मंत्री कह रहे हैं कि अब तो कौओं की अंडा ही फेंका गया। सुन लेते हैं मंत्री कह क्या रहे हैं। लेकिन ये किस तरीके से खुलेआम, क्या ये वास्तव में गुंडागर्दी हो रही है जो तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, इनको ये पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में एक सरकारी अराजकता हो रही है। बहुत ही गंभीर मसला है, और इसीलिए पूरा विपक्ष इसको लेकर गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के ये मंत्री जो कह रहे हैं महुआ मोइत्रा पर हुए हमले को लेकर, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। फेंका गया, वो वहाँ पे ब्लॉक हो गई। वो तो बढ़िया है, भगवान का आशीर्वाद, शुक्रिया है कि सिर्फ अंडा फेंके हैं, सिर्फ अंडा फेंके, ये शुक्रिया है, वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। सिर्फ अंडा फेंके, और क्या क्या फेंकने वाला है बाद में देखिए। अगर वो बोले कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पुलिस कहाँ है, डीजीपी को ट्वीट कर रहे हैं, क्या फूल बरसाए? चोर लोगों के फूल बरसाए, पूछ लीजिए ना, तो फूल बरसाए ना गुलदस्ता लेके जाए। चोर को चोर बोलना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का बात, लॉ एंड ऑर्डर के अभी क्या बोले, अंडा में क्या लॉ एंड ऑर्डर है? वो नागरिक लोग कर रहे हैं, नागरिक लोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा इंडिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल विश्व का, उसका सर्वभारतीय अखिल भारतीय अध्यक्ष आए, उसका ईंटा फेंके। वो भूल गए हम लोग इसी डायमंड हार्बर रास्ते में, हम भूले नहीं। मोहम्मद को पूछ लीजिए कि ईंटा फेंकना सही है कि अंडा फेंकना सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों को सही रखना चाहिए। उस बार तो चुप थी, क्यों? उन लोग फेंके थे ना, और अभी हम लोग नहीं है। देखिए हम लोग का कार्यकर्ता, हम लोग जुड़े हुए हैं, हम बिजी है बहुत। सामने हम लोग का कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, सब जीतना है हम लोग को। वो हम बोल दिए तो सब जीरो में जीतना है। वो भी कुछ काम धंधा है नहीं है, तो बुआ के साथ भाईपो और एक महुआ, 4 लोग का पार्टी,
ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, महुआ मैत्र, कल्याण बनर्जी। और सूरज ढलने के बाद वो सब पानी नहीं पीते वो लोग, वो क्या करेगा वो पार्टी लेके? आज 10 एमएलए ऋतुव्रत दिल्ली में गए हैं, कल इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, क्या करना है? कौन सी पार्टी तो ठीक नहीं है, तृणमूल की कौन सी भाग आप लोग बताइए, उसके ऊपर चर्चा टिप्पणी होगा। ये तृणमूल का 1001 भाग है भाई, किसको लेके आप कर रहे हैं? ये हम लोग देखे तो महाराष्ट्र मॉडल, अभी अक्खा इंडिया बोल रहा है कि भाई टीएमसी मॉडल फॉलो करो। कैसे एक पार्टी को 100 पार्टी में बांटे जाते हैं। बांटने का काम बहुत बढ़िया किया ममता बनर्जी, सबको दो करके सांसद दे दिए, सबको दो करके विधायक दे दिया है। नहीं पार्टी 21 जुलाई शुभेंदु अधिकारी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री क्या बोले हैं कि ब्रिगेड ले लो, आया नहीं। 4 जन लेके क्या होगा, जुलूस निकलेगा? दम है नहीं। चलिए नमस्कार। ये तो मंत्री हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं, एक तरीके से भड़का रहे हैं कि अभी तो अंडा ही फेंका है, उस पर तो और कुछ फेंकना चाहिए था। अब इसका मतलब कि आने वाले दिनों में और कुछ फेंका जाएगा। अब और कुछ क्या होगा वो बता भी रहे हैं कि ईंटा भी फेंका जा सकता है। हाँ, ईंटा भी फेंका जा सकता है। खुल के कह रहे हैं कि आप फूल बरसाएं, ये भी कह रहे हैं फूल बरसाएं। मतलब ये एक तरीके से शुरुआत जो है उन्होंने मंत्री जी जो है बता रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। समीर जी, ये इसको सामने आ रहा है, मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं इसको लेकर, और क्या क्या वहाँ हो सकता है, ये मंत्री जी सब बता रहे हैं। लेकिन समीर जी, जो मंत्री जी खैर कुछ भी बताते रहे, लेकिन बीजेपी बहुत सधे हुए कदमों से अपनी चाल जो है वो एक तरीके से चल रही है। इसको तो खैर समझा ही जा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी चाल चल रहे हैं। इधर जो 2 फ्रैक्शंस हुए हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के, अब उसमें दूसरा फ्रैक्शन जो है यानी कि ऋतुव्रत बनर्जी वाला, वो आज मिल रहे हैं यहाँ दिल्ली में चुनाव आयोग की फुल बेंच से, यानी तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ उनके सामने पेशी है। अब यहाँ खेल शुरू हो गया। हाँ, टाइम मिल गया होगा, तो इनको जो है वो इसको मिल रहे हैं। तो हम ऋतुव्रत बनर्जी को भी समीर जी सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी भी जो है आज जब यहाँ मिलेंगे इसको लेकर, और एक तो वहाँ उन्होंने अलग बना लिया है, और जो सांसद हैं मतलब जो अलग हुए हैं वो अलग उसमें पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी एक मसला है कि क्या केवल विधानसभा में जो हुए हैं तो उनसे ही पार्टी पे कब्जा हो जाएगा इनका, क्योंकि लोकसभा वाले तो अलग चले गए हैं, वो तो उसमें गए नहीं हैं। मतलब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो सांसद जो है वो अलग पार्टी में चले गए। इन्होंने अपनी अलग दुकान खोल ली, और मुख्य दुकान जो है वो अलग खुली हुई है, ममता बनर्जी चल ही रही है। तो ये दुकानों के झगड़े जो हैं, तो ऋतुव्रत बनर्जी को हम लोग पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आज जो मिलेंगे। वो उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी दे दी गई है, तुरंत उनको मान्यता दे दी गई। और पहले जो चिट्ठी पहुंची थी वो नहीं दी गई, जी हाँ। यानी जो पहले पार्टी ने चिट्ठी भेजी वो नहीं भेजी गई, और इनको निकाल दिया गया था ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी से, इनको मान्यता दे दी गई जो पार्टी से निकाले हुए। तो ये भी अजब गजब किस्म का कानून जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, नया कानून सब आ रहा है, नई सरकार है, नया कानून भी सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन जी हाँ, बात ये जा रहे हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उनको समय भी मिल गया है, और तीनों चुनाव आयुक्त में यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ इनकी बैठक होगी। विधायकों के साथ जा रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, एजेंडा क्या है चुनाव आयोग से मिलने का। That we'll tell to the Election Commission. Actually, our special session was held on 22nd of last month in Kolkata. After that, we have formally written to the EC and we have sought an appointment. We are thankful to the Election Commission that the appointment has been granted. A 10-member delegation where our chairperson of the party is also there. So under the leadership of Mr. Arup Rai, a chairperson of our party, 10 of us are going to meet the Election Commission, the full bench of the Election Commission. So once we meet the Election Commission, then after that we will brief the media. What is your expectation? I have no expectation because it's mandatory that whenever such sessions or some conferences take place, it is mandatory for the political party to brief the Election Commission, to write to the Election Commission. We have written it earlier. On 23rd itself we have submitted the document. तो ये ऋतुव्रत बनर्जी वहाँ पर जो चुनाव आयोग से जो मिलने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिलने जा रहा है। ये ज़रूरी है, जब भी ऐसे सत्र यानी जैसे बागी टीएमसी गुट का 22 जून का विशेष सत्र होते हैं तो राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव आयोग को जानकारी देना ज़रूरी होता है। 291 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह ममता बनर्जी की तस्वीरें थीं, फिर भी टीएमसी हार गई। बंगाल का जनादेश तृणमूल के खिलाफ रहा है। तो भाई आप तो उसी तृणमूल से जीत के आए हो। आप उसी से जीत के आए तो आपके पक्ष में कैसे हो गया?
जनादेश अगर जनादेश खिलाफ रहा है तो आप जनादेश का सम्मान करो, ये थोड़ी एक जनादेश खिलाफ रहा तो आप जिसके पक्ष में आया है उधर चले जाओगे। जिसके पक्ष में आया आप वहाँ अपनी जाके दुकान खोल लेंगे कि अब ये जनादेश तो हमारे पक्ष में आया है। ये आया जनादेश तो आप ही लोगों के कारण विरोध में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप आदेश जो आया है तो उसका आप पालन कीजिए, ये समझिए। लेकिन इससे पहले समझिए जो हुआ पश्चिम बंगाल में ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस की जो बैंक अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया, और वो जो अब इनके नई जो टीएमसी बन गई है उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो पहले कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने जाके पहले शिकायत दर्ज कराई और उसकी शिकायत के आधार पर वो खाते तो फ्रीज कर दिए गए। तो टीएमसी की तरफ से जो है वकील किशोर दत्ता और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो आज कोलकाता हाई कोर्ट में उपस्थित हुए, इसकी बहस इस पर हुई। और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और शिकायतकर्ता यानी जो अरूप विश्वास हैं उनकी तरफ से सीनियर वकील जो थे नीरज कौल जो थे उपस्थित थे, और दोनों की तरफ से काफ़ी जो है वो दलीलें दी गई। जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से दलील दी गई कि पुलिस ने केवल शिकायत जो है वो संदेह के आधार पर एफआईआर दर्ज की और पहले 3 अकाउंट्स और बाद में 5 अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, और उन्होंने मांग की कि संदेह साफ तौर पर बताया जाना चाहिए, यानी जो टीएमसी के वकील थे उन्होंने कहा। और कहा कि प्रावधान जो है कानूनी प्रावधान जो है बीएनएस की धारा 106 पर बहस हुई, और उन्होंने दत्ता जो थे उनके सीनियर एडवोकेट उन्होंने कहा कि जो ये 106 है इसकी धारा वो पुलिस से संदिग्ध हालत में मिली संपत्ति को जब्त कर सकती है, लेकिन फ्रीज करने का मतलब जब्त करना नहीं होता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला किया। और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां आधार होती हैं, एक दोस्ताना पुलिस जो है वो किसी सक्रिय राजनीतिक पार्टी के फंड को सीज करके उसे ठप्प नहीं कर सकती, ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(d) का उल्लंघन है। और सिंघवी ने सवाल उठाया कि जिस दिन शिकायत यानी 18 जून को दर्ज हुई उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई और उसके अगले ही दिन 19 जून को सभी अकाउंट्स पूरी तरीके से फ्रीज कर दिए गए। शिकायत बेहद अस्पष्ट है, इसमें कोई ठोस तथ्य नहीं है। और सिंघवी ने कहा कि टीएमसी के दोनों गुट कोर्ट में लड़ सकते हैं, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के फैसले से पहले ही एक गुट के पक्ष में फैसला कर लिया। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए उन्होंने इस पर दलील दी कि यह केवल अटैचमेंट नहीं बल्कि जब्ती है, जांच में यह सामने आया है कि पैसे का गबन किया जा रहा है। और उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी में 2 विरोधी गुट हैं, यदि दोनों गुट पैसे का दावा करते हैं तो कोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जज भी यह फैसला कैसे करेंगे कि किसे पैसा दिया जाए, इसलिए व्यावहारिक आदेश होना चाहिए और फिलहाल किसी भी गुट को काम नहीं करना चाहिए और अकाउंट फ्रीज रहने चाहिए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि आदेश को कुछ दिन तक टाल दिया जाए और वे कोर्ट के सामने ऐसी जानकारी और सामग्री रिकॉर्ड पर रखेंगे जो कोर्ट को चौंका देगी। अब कुछ दिन क्यों टाल दिया है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, पहले खबर ये बता दी जाए। शिकायतकर्ता जो है सीनियर एडवोकेट उनके नीरज कौर, उनके जो तर्क थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल 11 फरवरी को समाप्त हो गया था और कि याचिकाकर्ता किस अधिकार से टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी ममता बनर्जी की तरफ से जो है वो किस तरह से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह चुनाव आयोग तय करेगा। और उन्होंने कहा कि यदि कोई गुट फंड को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है तो जांच एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। अब कोर्ट की टिप्पणियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर जब जांच चल रही है कोर्ट के लिए आरोपों की गहराई से जांच या विश्लेषण करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने सवाल किया कि यदि पूरा आरोप इन अकाउंट्स पर है और यदि इन्हें फ्रीज नहीं किया जाता और पैसे निकाल लिए जाते हैं तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्या कोर्ट किसी एजेंसी को पंगु बना सकता है, ये कहा। फिर कोर्ट ने इस बात पर चिंता जी की। 18 जून को एक बेहद सामान्य शिकायत दर्ज हुई, उसी दिन एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में कोई ठोस आरोप, तारीख या नाम नहीं है, इसलिए आपराधिक मामले का आधार बहुत मजबूत नहीं दिख रहा। कोर्ट ने मोशन स्टेज पर एक प्रस्ताव रखा कि खातों की निगरानी के लिए रिटायर्ड जजों को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि वे निगरानी करें और पार्टी खाता ऑपरेट कर सके, इसलिए इस पर तुषार मेहता ने अपनी आपत्ति जताई। अब कोर्ट ने जो आदेश दिया वो ये है कि कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। सभी खातों की कुल राशि की जानकारी मंगलवार तक कोर्ट के सामने पेश की जाए। सॉलिसिटर जनरल मेहता को जांच एजेंसी द्वारा हासिल की गई सामग्री पेश करने के लिए समय दिया गया और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की गई ताकि इसके साथ ही सुनवाई समाप्त हो गई। तो आज अभी ये हुआ, यानी आदेश दिया गया है कि आप पूरे खाते की जानकारी दीजिए और एसजी से कहा गया है कि आपके पास क्या क्या सबूत हैं वो आप पेश कीजिए। बिल्कुल, खाली एक आपको शिकायत दी गई और अगले दिन आपने सारे खाते सीज कर दिए तो उसको लेकर आपत्ति जताई कोर्ट ने भी, और अब 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। और ये इस तरीके से वहाँ पर कैसे एक तरीके से जो पार्टी का एक आर्थिक ढांचा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई।
बहरहाल ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, मारने की कोशिश की जा रही है, जान लेने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से उसका समर्थन नहीं बल्कि और बढ़ावा दिया जा रहा है मंत्रियों की ओर से, वो बहुत खतरनाक है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और बहुत गंभीर ये मसला जो है, इस तरीके को आप समझ सकते हैं कि ये इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है और पूरी तरीके से देखा जाए तो वहाँ गुंडा राज जो है वो आ चुका है। ये आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से गुंडा राज है। अब इसको जो चल रहा है, अब जो समय मांग रहे थे एसजी, वो क्यों मांग रहे थे इस पर भी बात कर ली जाए। एसजी इसलिए समय मांग रहे थे कि आज ऋत्विक बनर्जी को पेश होना है चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग वही करेगा जो बीजेपी चाहेगी, ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। अभी हम कह रहे हैं शाम को मालूम पड़ जाएगा समीर जी कि चुनाव आयोग ने क्या किया है, तो इसलिए समय मांग रहे हैं तब तक चुनाव आयोग जो है वो बता दे कि ऋत्विक बनर्जी की टीएमसी असली टीएमसी है। उसके बाद फिर कहा जाए हाईकोर्ट से कि देखिए चुनाव आयोग ने कह दिया असली टीएमसी ये है, तो इसलिए अब ममता बनर्जी के पास टीएमसी बची नहीं, अब इनको दे दीजिए, अब इनको दे दीजिए। लेकिन फिर वो सांसद भी कहेंगे कि भाई हम भी तो हैं, हम भी वो भी हिस्सा मांगेंगे, तो अब ये हिस्सा जो ठीक है, अब लूट मार जो है वो मचेगी, इसका मतलब ये समझा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इससे बीजेपी को क्या हासिल होगा ये भी सकता है। सुखदेव भगत हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो जो ये सब चल रहा है और किस तरीके से जो मिला जा रहा है, इसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं समीर जी, तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल उनको सुन सकते हैं। और ये इस पूरे प्रकरण में ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितने भी नेता हैं जिन पर हमले हो रहे हैं, उनको ये कोशिश है कि चाहे डरा कर, धमका कर, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर नहीं मान रहे हैं तो इनके ऊपर सीधे सीधे हमले कराओ और फिर उसी ग्रुप में डालो इनको जिसमें वो ऋतव्रत बनर्जी हैं या फिर वो 20 सांसद हैं, और इनको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को अलग थलग कर दो। काफ़ी हद तक कामयाबी मिल भी रही है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी को उसका फ़ायदा अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस तरह की गतिविधियों को सीधे सीधे यहाँ पर दबाने और छिपाने की भी कोशिश नहीं है, सीधे सीधे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, मारने को, पीटने को, धमकाने को। सुखदेव भगत जो कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं कि कैसे इन जगहों पर, ऐसी जगहों पर सीधे सीधे जहां दिख रहा है वहां जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पाती। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो दोनों जगह नोटिस दिया है, इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल कलकत्ता भी और दिल्ली भी। उनका ये दावा है कि जो नया सिस्टम है पार्टी का उसके तहत अपना दावा उन्होंने पेश किया है, जबकि ममता बनर्जी टीएमसी को अपना टीएमसी बता रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबसे पहले वो डराने का काम करती है और जितने भी संवैधानिक बॉडीज है उनके माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को कितनी प्रताड़ित करती है कि पहले एक व्यक्ति को पार्टी छोड़ने को मजबूर करती है। यहाँ तो मैंने कहा कि वोट चोरी के साथ साथ यहाँ सांसद चुरा लेते हैं, विधायक चुरा लेते हैं, अब तो सरकार भी चुरा लेती है। तो और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं होती है, क्षणिक बहुत सारे कारणों से, अपने फायदे से या बहुत सारे ऐसे इन कारणों से अगर पार्टी में लोग जुड़ते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। बावजूद इसके हम ये कहना चाहेंगे, आज भी जिस प्रकार मोदी जी की सरकार कहीं भी, केवल बंगाल की बात नहीं करें, आप देख लें, अभी महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात कर लें, उन हर जगहों पे वो इस प्रकार के वो तोड़ बोड़ की राजनीति कर रही है और जैसे सत्ता में बने रहने के लिए एक छत्र वो राज स्थापित करना चाहती है। तो लोकतांत्रिक पद्धतियों के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, सत्ता का दुरुपयोग अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई कर रहा है तो मोदी जी के सरकार। तो ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके ज़रिए सांसद, विधायक और यहाँ तक कि सरकार और पार्टी भी छीन ली जा रही है, खरीद ली जा रही है, ये कह रहे हैं सुखदेव भगत। और यही बात कह रहे हैं संजय राउत भी कि ये अभी जो कुछ कर रहे हैं ये होना है बीजेपी के साथ भी। बीजेपी तो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी और उसके लिए किसी को ये सब करना भी नहीं पड़ेगा। तो संजय राउत क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगी, वो भी सुन लेते हैं। अभी मुझे तो लगता है एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूँ, तुम मुझे फोड़।
बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए पार्टी। दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को, बीजेपी फोड़ देंगे। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहां हो गया तमिलनाडु में। 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने की। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था। विपक्ष इसमें कुछ कर नहीं रहा है। क्या नहीं करना? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? आप सेंट्रल एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी तोड़ रही है, तो विपक्ष क्या करेगा? मैंने पहले भी बोला है, जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में। वो भी 10 मिनट में एक भी पार्टी नहीं बचेगी। ना शिंदे बचेगी, ना अजित पवार गुट बचेगा, ना बीजेपी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो। बहुत आसान है अभी। ये किस तरीके से यहाँ बीजेपी के साथ भी होगा। और अमलेंदु जी, केवल संजय राउत इसको बहुत मज़े में ये बात नहीं कह रहे हैं। आप बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलिए जो पुराने जनरेशन के बीजेपी के नेता हैं और जिनको अब साइड लाइन कर दिया गया है, बाहर से लाए गए लोगों को यहाँ महत्व दिया गया है। वो खुद ये बात कहते हैं कि ये तो सत्ता है, सारी एजेंसियां हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को नैतिकता और अनैतिकता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये सरकार में नहीं रहेंगे तो ये हश्र इससे भी बुरा होगा। बिल्कुल समीर जी, सरकार में नहीं रहेंगे तो इससे भी बुरा हश्र होगा बीजेपी का। ये बात कह रहे हैं संजय राउत और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी का हश्र बुरा हो चुका है। 1984 में तो 2 ही सीटें आई थी, तो 2 मतलब पुनर्मूषको भव। तो वह उसी स्थिति में क्या बीजेपी पहुंचने जा रही है? चूँकि जिस तरीके के धतकर्म किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये पुनर्मूषको भव की स्थिति में बीजेपी को पहुंचाने का ही एक संकेत समझा जा सकता है कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो लोग आज विपक्ष में वो फिर आपको इसी तरीके से तोड़ेंगे फोड़ेंगे और ज़्यादा ज़बरदस्ती फोड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने बड़ा सही सवाल उठाया कि जहाँ आपकी सरकारें नहीं हैं, क्या वहाँ आपके सांसदों को इसी तरीके से तोड़ा फोड़ा जाए? भाई, तेलंगाना में तो आपके सांसद हैं, कर्नाटक में तो आपके सांसद हैं, झारखंड में तो आपके सांसद हैं, तो वहाँ आपके सांसदों को इसी तरीके से तोड़ा फोड़ा जाए, इसी तरीके से पत्थरबाजी कराई जाए? क्या आप यही चाहते हैं? पूरे देश को आप इसी आग में झोंकना चाहते हैं? जो गुंडा राज आपने बंगाल में स्थापित किया, कि वही आप गुंडा राज पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं? क्या मतलब चाहते हैं इसको? ये मुझे लगता है कि इसको लेकर मोदी जी स्पष्ट करें कि गुंडा राज वो कहाँ स्थापित करना चाहते हैं। बंगाल में तो कर दिया उन्होंने गुंडा राज स्थापित, तो बाकी कहाँ चाहते हैं ये भी बता दें। तो विपक्ष यही इसी बदलाव की बात कर रहे थे यहाँ बीजेपी ऑफिस में, जब बीजेपी वहाँ चुनाव जीती थी। इसी की बात कर रहे होंगे कि इसी तरीके का बदलाव लाएंगे और ये देखा जा सकता है। और वहाँ योगाचार बने हुए जो थे योग दिवस पे, वहाँ यहाँ सबको योग करना सिखा रहे थे। तो ये योग करना सिखा रहे हैं मोदी जी, तो यही योग सिखाया है आपने क्या? ये दुर्योग जो सिखा रहे हैं आप जनता को और दुर्योग जो आप सिखा रहे हैं अपराधियों को, तो ये दूसरे राज्य क्या नहीं सीखेंगे? मतलब आपके मन की बात जो है केवल बीजेपी का ही कार्यकर्ता सुनता है क्या? तो रेडियो पे आती है भाई, हर कोई सुन लेता है। तो योग जो आप सिखा रहे थे वो दूसरे लोग भी सीख लेंगे फिर योग, तब क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, जो बात कह रहे हैं संजय राउत, अमलेंदु जी, तो और इधर जब से अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा लूट का मामला आया है, सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा हो रही है कि जब भी राम मंदिर के नाम पर या राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम पर बीजेपी और जो विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने, आरएसएस, इन्होंने घोटाले किए, उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को ज़बरदस्त उठाना पड़ा। चाहे 1992 के बाद की घटना हो, उससे पहले भी हो, और एक बार फिर वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। और वहाँ
एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं अयोध्या में। यानी अब ये केवल चढ़ावा चोरी का ही मामला नहीं है, कितने स्तरों पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वहां पर लूटे गए और वो पैसा लूटा गया जो लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अर्पित किया है भगवान राम के लिए, श्रद्धापूर्वक वहां विकास के लिए, मंदिर निर्माण के लिए या फिर और कामों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जो मंदिर निर्माण के लिए या किसी और कामों के लिए जो पैसा लूटा गया, उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं ये साफ समझा जा सकता है। और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो एकदम खुले आरोप है कि उस पैसे से आप क्या क्या राजनीतिक धतक्रम कर रहे हैं। तो यानी आपकी, संजय राउत ने कि उससे विधायक और सांसद खरीद रहे हैं, यानी आपकी भगवान में तो आस्था है ही नहीं, लेकिन आप पाप भी कर रहे हैं। आस्था ना होना चलिए ठीक है, आपकी अनास्था है, आपकी आस्था नहीं है, लेकिन आप उल्टा उस वहाँ जाकर पाप करेंगे, ये तो बीजेपी घोर महापापी पार्टी दिखाई पड़ रही है। इससे तो यही मालूम पड़ता है समीर जी। बिल्कुल, इसको लेकर तो ये चर्चाएं है ही है। और वहां अब किस तरीके से आम लोग हों, वहां आपके वकील हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, किस तरह की नाराजगी है। अब एक तहरीर दी गई है वहां पर बार एसोसिएशन, 2 दिन पहले ही बार एसोसिएशन ने, जो फैजाबाद बार एसोसिएशन है, उन्होंने ये फैसला किया कि इन अभियुक्तों का, जिनको वो लोग कह रहे हैं कि ये चढ़ावा चोर हैं, उनका केस, उनके केस की कोई पैरवी नहीं करेगा। उनका वहाँ का कोई वकील अगर करेगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। बहुत सारे फैसले लिए हैं और अब चंपत राय और उन तक कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने तहरीर दी है जिसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। बिल्कुल, और 3 दिन का समय दिया था बार एसोसिएशन ने, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने, कि ये छोड़ दें वरना फिर जो है इनके साथ निपटा जाएगा। तो अब उसी लगता है कि चंपत राय का तो खबर आ रही है कि इस समय वो दिल्ली में तमाम लोग जगहों पर चक्कर लगा रहे हैं किसी तरीके से। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वो अयोध्या में है कि दिल्ली में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंपत राय न केवल अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि अगर हम फंसे तो फिर कई लोगों को फंसा के जाएंगे। नहीं तो ये हो सकता है कि वो बचने की नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने की ही कोशिश कर रहे हो। मोदी जी को भी शायद आए हो समझाने के लिए कि अगर हमको भेजा गया तो हम आपको अभी जो लपेट सकते हैं या और किसी को लपेट सकते हैं। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीर, जिसमें बड़े गंभीर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अमित शाह अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। मतलब सवाल राहुल गांधी से पूछा भाई अमित शाह क्यों नहीं गए, ये तो बड़ा पूछा भी कि क्या वो हिंदू नहीं है क्या, पूछा भी ये हिंदू नहीं है। तो क्योंकि अमित शाह के को लेकर वैसे पहले भी सवाल उठे कि भाई हिंदू नहीं है, जैन है, जो कुछ भी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं वो हिंदू है, पर आप गए क्यों नहीं। अग्रवाल हैं वो, अग्रवाल हैं, तो जैन नहीं अग्रवाल हैं वो, ये ठीक है। अनिल क्या अग्रवाल, अमित अनिल अग्रवाल शाह, ये शायद उनका पूरा नाम है। जब वो शपथ लेते हैं तो पूरा बोलते हैं। हाँ, तो वो मतलब जैन नहीं है, तो ये तो ठीक है, वैश्य हैं। लेकिन वो जो भी हो, लेकिन आप हिंदू तो है ना, ठेकेदार तो हैं हिंदुओं के, तो आप अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं। तो ये तो बड़ा केजरीवाल ने सवाल पूछा। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, राम मंदिर जाएँ या कहीं जाएँ, किसी मंदिर जाएँ ना जाएँ। हो सकता है नास्तिक मंदिर बनने से पहले अमलेंदु जी, वहां पर शिलान्यास से पहले कभी नरेंद्र मोदी भी नहीं गए थे। हाँ, और पूरा श्रेय जो है उन्होंने। अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे ये घोटाले के बाद तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये हर चीज में तो आप आगे, हर चीज में आप आगे थे। पत्थर जो लगा हुआ है उस पर आपका नाम लिखा हुआ है कि आपके सौजन्य से ही ये मंदिर बन सका है। सारे ट्रस्ट के मेंबर उनके अप्रूवल से वहां पर अपॉइंट हुए हैं। तो जो कुछ ये मेंबर कर रहे होंगे तो ये भी मोदी जी के उससे तो कर रहे होंगे, बिना मोदी जी की शय के थोड़ी कर रहे होंगे। बहरहाल वो मोदी जी की शय थी या नहीं थी हमें नहीं मालूम। अगर शय नहीं थी तो मोदी जी ने हिसाब क्यों नहीं लिया, इनसे सबसे तो ये भी सवाल उठता है। विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है। लेकिन जो तहरीर दी गई है गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय के खिलाफ, तो फैजाबाद अयोध्या बार एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्र समीर जी, उनको हम लोग सुन सकते हैं वो क्या बिल्कुल क्या कह रहे हैं उस तहरीर में जो शिकायत दी गई है एफआईआर के लिए। हालांकि 3 शिकायतें पहले ही दी गई थी लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई। लेकिन एक बार अब ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वहाँ पर कालिका प्रसाद मिश्र, क्या कह रहे हैं क्या, और तीनों के नाम नामजद ये शिकायत दर्ज कराई गई है, सुन लेते हैं उनको। एफआईआर वो दर्ज करेंगे कह रहे हैं। आप लोगों में से 2-4 लोग चलें, अभी मैं थाने में इसको दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको कॉपी दूंगा। उस कार्यवाही को मैं आपको एफआईआर को खुलासा करता हूं कि वो 3-2.5 पृष्ठ में है। आप लोगों को उसका मुलाहिजा 10 मिनट के अंदर कराया जाएगा। एफआईआर में किन लोगों का नाम मेंशन है? एफआईआर में किन लोगों का नाम मेंशन है? 4 लोगों का है। 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है।
इसलिए, और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हेलो 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 हेलो, आप बताइए, और अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन सबके अगेंस्ट में एफआईआर आपने की है? हाँ, तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट? चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी ये भी है? अभियुक्त है। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो भी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। आगे आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी। अभी दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर गई है। तहरीर दी गई है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और दर्ज कैसे होगा बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब ये वकीलों की तहरीर है, उसको इग्नोर करना भी मुश्किल है, लेकिन उधर से जो बड़े वकील हैं उनकी तरफ से भी तो दबाव होगा, जो अभी तक नहीं एफआईआर होने दिए उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, दोनों तरफ से होगा दबाव। सबसे बड़ा दबाव तो सरकार का होगा। उसी दबाव जो है वो, मतलब चंपत राय के वकील तो सरकार है ना, या बीजेपी है, जो भी आप समझ लीजिए, बीजेपी और सरकार एक ही चीज़ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से बचाने की कोशिशें चंपत राय को और अन्य अपराधियों को हो रही होंगी, ये समझा सकता है। विपक्ष जो है ये साफ तौर पर समीर जी आरोप लगा रहा है, लेकिन आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो जो कह रहे हैं कि भाई सरकार इस पे क्या कर रही है, और योगी जी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई क्या होगी और किन के खिलाफ होगी। वैसे एक अच्छा समीर जी मसला ये है कि अगर योगी जी वास्तव में अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं और मोदी जी से बेहतर अपनी छवि दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये करना चाहिए, चंपत राय को तुरंत गिरफ्तार करवा लें, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को तुरंत गिरफ्तार करवा लें। पूरे देश में योगी जी की वाहवाही जो है हो जाएगी, और मोदी जी का ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा 0 पे, और योगी जी का 99 पे पहुंच जाएगा बीजेपी के अंदर। तो ये अगर लेकिन सवाल यही तो उठ रहा है अमलेंदु जी कि आखिर जब जान रहे हैं योगी जी, और आपको याद होगा जब जमीन घोटाले का मामला आया था तब भी बड़ी नाराजगी थी चंपत राय को लेकर योगी जी में, बहुत खबरें चली थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं। तो योगी जी फिर अपने को इतना असहाय क्यों महसूस कर रहे हैं? उनकी कौन सी मजबूरी है? कोई भी असहाय महसूस कर रहे हो, सत्ता का मोह हो सकता है, हालांकि संत को सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए, है ना। और जब आप जान रहे हैं कि इसमें घपला है, तो आपके पास शक्ति है तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। पूरा देश आपके साथ इस समय खड़ा हो जाएगा। मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी जी इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि शाबाशी देंगे योगी जी को कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जो काम मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं उसको योगी जी को कर लेना चाहिए। आप तो कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तहरीर ही दी जा रही है और एफआईआर ही नहीं हो रही है, जबकि एफआईआर तो उसी पुलिस को दर्ज करनी है जो पुलिस वहाँ पर राज्य सरकार के अधीन आ रही है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आ रही है। बहरहाल सुन लेते हैं मनोज झा को, आरजेडी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मतलब मैं क्या कहूँ, इतनी उम्मीद करूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो। छोटी मछलियों पे दबिश बना करके शार्क्स को बचाया ना जाए। और हाँ, अब तक उनसे नहीं सुना है जिनके नाम के गाने बजाए जाते थे, जो राम को लाए हैं वगैरह वगैरह। तो जो राम का चंदा खाए हैं वो वगैरह वगैरह भी, उस पर भी तो मैं समझता हूँ उनकी ओर से प्रतिक्रिया आनी। तो ये वहाँ पर उसका दूध का दूध पानी का पानी हो, यही तो सब चाह रहे हैं, लेकिन होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो मुख्य वहाँ पर जो दोषी बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वो बाकायदा वहाँ पर इस्तीफ़ा भी दे दिए हैं चंपत राय। कहा यह जा रहा है, इस्तीफ़ा किसी ने देखा नहीं है उनका, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, पर अभी भी सब कुछ वो वहाँ मंदिर में जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं जैसे वो पहले काम कर रहे थे। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसको लेकर तो अभी भी सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक छोटा सा पोस्टर जारी किया है, 2 शब्दों में एक ट्वीट किया है, ज़रा देख लेते हैं क्या लिखा है। उस पोस्टर को भी देखते हैं और क्या लिखा है उसमें वो भी देखते हैं।
ये लिख रहे हैं, उसमें एक तरफ चंपत राय की तस्वीर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बैकग्राउंड में राम मंदिर अयोध्या का और आस्था के लुटेरे। वो एक फिल्म का पोस्टर शायद जारी किया गया है कि अ फिल्म बाई बीजेपी आरएसएस लुटेरे। हाँ, फिल्म बाई बीजेपी आरएसएस लुटेरे और इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स। हाँ, वो तो ऊपर मैं भूल ही गया देखना। ऊपर लिखा हुआ इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स। तो सच्ची घटनाओं पर आधारित। हाँ, सच्ची घटनाओं पर आधारित एक फिल्म जो है बीजेपी आरएसएस द्वारा लुटेरे, फिल्म का नाम लुटेरे जी। फिल्म किसके द्वारा है? बीजेपी आरएसएस के द्वारा, और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, आस्था के लुटेरे। तो ये कांग्रेस जो है वो समीर जी ट्वीट कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि ये फिल्म वो बना रहे हैं कि अभी खाली पोस्टर रिलीज किया है। हो सकता है अब बताएं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रिया श्री ने। फिल्म तो समीर जी उसका शूटिंग तो हो चुकी है। अब ये फिल्म रिलीज होने वाली होगी, उसका पोस्टर जारी किया गया है, फिर टीजर और प्रोमो आ जाएंगे, ये सब आएगा। तो ये इसका मतलब फिल्म जारी होगी, सिनेमा हाउस में देखी जाएगी, ये समझा जा सकता है। लेकिन समीर जी लुटेरे हैं जो ये लूट का मामला से मंदिर तक नहीं है, लूट तो परीक्षाओं में भी ज़बरदस्त मची हुई है। और जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो परीक्षाओं में लूट मची हुई है ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। ये जयराम रमेश कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं। अभी हुआ बार बार की लूट के बावजूद एनटीए जैसी संस्था को भंग नहीं किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए यहाँ प्रदर्शन और आमरण अनशन चल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। बिल्कुल कोई जू नहीं रेंग रही समीर जी। और इतने प्रदर्शन के बीच अभी जो यूजीसी नेट की अंग्रेजी की परीक्षा हुई, उसके प्रश्न जो थे वो बिना किसी बदलाव के पुराने प्रश्न पत्रों से उठा लिए गए। और यूजीसी नेट का जो समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र था उसमें वर्तनी, अनुवाद और व्याकरण संबंधी त्रुटियों की भरमार थी। जयराम रमेश का वो हम ट्वीट है वो देख सकते हैं। जयराम रमेश जो है वो क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या सवाल जो है जयराम रमेश उठा रहे हैं, और क्यों इसको लोकतंत्र के ऊपर कलंक जयराम रमेश बता रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, एक बार देखते हैं जयराम रमेश का ट्वीट। और इस तरह से एनटीए ये सारी परीक्षाएं आयोजित कराता है जिससे यूजीसी नेट की परीक्षा की वो चर्चा कर रहे हैं। CUET की 3 साल पहले परीक्षा हुई थी अमलेंदु जी, उसमें तो गलत जवाब दे दिए थे, और ये था कि अगर सही जवाब का आपको जानना है तो उसके लिए आप पैसे दीजिए। हर स्तर पर पैसे की मांग की समीर जी। जो जहाँ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, जिस राज्य से, उड़ीसा से, वहाँ की एक पाठ्य पुस्तक में 1700 गलतियाँ 1700 गलतियाँ हैं। एक आध नहीं, 1700 गलतियाँ। तो ये शिक्षा का हाल है। नई शिक्षा नीति के बड़े भारी ब्रांड एम्बेसडर हैं धर्मेंद्र प्रधान। और उसमें किसी का हम सुन रहे थे, किसी का बयान कि खाली 1700 ही तो है। कुल 2700 तो है, 70,000 भी तो होनी चाहिए थी। तो ये है, मतलब वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक आध पेज में इतनी गलतियां होनी चाहिए, पूरी किताब में नहीं। बहरहाल जयराम रमेश जो लिख रहे हैं उनका ट्वीट देखते हैं कि 21 जून 2026 को री-नीट आयोजित कराने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के हर स्तर की पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार इस अभूतपूर्व लामबंदी के बिना परीक्षा आयोजित कराने में पूरी तरह नाकाम रही। जहां तक एनटीए द्वारा स्वयं आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का सवाल है, उसका रिकॉर्ड अब भी बेहद खराब बना हुआ है। यूजीसी नेट अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न लगभग पूरी तरह बिना किसी बदलाव के पुराने प्रश्न पत्रों से उठा लिए गए थे, जबकि यूजीसी नेट समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र में वर्तनी, अनुवाद और व्याकरण संबंधी त्रुटियों की भरमार थी। एनटीए अपने उद्देश्य के अनुरूप काम करने के योग्य नहीं है। जिन मंत्री प्रधान के कार्यकाल में एनटीए में सुधार और उसे मजबूत बनाया जाना था, वे अयोग्य और असंवेदनशील साबित हुए हैं। उनका पद पर बने रहना हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है और प्रधानमंत्री के संकीर्ण राजनीतिक जोड़ घटाव को भी दिखाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के पद पर बने रहना इन सारी परिस्थितियों में वो लोकतंत्र पर एक कलंक है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी कि ये जो बने हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये लोकतंत्र पर मतलब कलंक है, ये कहना है उनका जयराम रमेश का। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो है। और इस बीच धरना प्रदर्शन जो है समीर जी वो भी जारी है, और धरना प्रदर्शन जो है ये खूब अच्छी तरीके से देखा है। और इसको समीर जी अभी थोड़ी देर पहले जो है नरेंद्र मोदी हर बात का श्रेय लेते हैं लेकिन खामोश रहते हैं। कांग्रेस ने अभी एक पीसी की, अभी हम लोग इस पर भी आते हैं, लेकिन उस पीसी की मुझे लगता है चर्चा कर ली जाए। उस पीसी में कांग्रेस के ग्वालियर से एमएलए रहे हैं
प्रवीण पाठक और लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और उनको हरा दिया गया था, ये आरोप है। उन्होंने अभी एक पीसी किया। वो सवाल जो हम लोग कह रहे थे वही सवाल वो भी कह रहे हैं कि भाई जब हर मामले में मोदी जी आगे आते हैं तो आज मोदी जी इस पर खामोश क्यों हैं, इस चोरी पर। वो पीसी सुन ले, फिर हम लोग जनता मंत्र पर भी लौटते हैं, वहाँ से भी बहुत बड़ी खबरें हैं जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ पर प्रवीण पाठक जो ग्वालियर से विधायक रहे हैं उस तमाम मुद्दों पर लेकर अपने इस राष्ट्रीय कार्यालय में आपके समक्ष आया हूं। पिछले 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ही पीड़ा के साथ, वेदना के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि जिस मध्य प्रदेश को पूरे देश में गौरवशाली और समृद्ध प्रदेश के तौर पर मैंने तो सामान्य तौर पर हम लोग सुनते थे बचपन में कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो चंदे से चला करती हैं, पर पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पार्टी ऐसी भी है जो चंदा भी खाया जा करती है। राम मंदिर पर जो चंदा चढ़ा, जो चढ़ावा चढ़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। जो लोग देश में राम राज्य को स्थापित करने की बात करते थे, देश में राम राज्य का सपना दिखाते थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की स्थिति है कि वो राम राज्य का सपना इस देश में टूट चुका है। स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं लेकिन क्षण में मिट जाते हैं। जैसे क्षण भंगुर है जीवन, वैसे ही सपने होते हैं। स्वप्न देखना है तो देखो लेकिन सोच समझ कर देखो। सपने बड़े क्रूर होते हैं, सपने सदा चूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, इस देश के धर्म प्रेमियों को जो सपने दिखाए हैं, वो एक एक करके सारे सपने टूटते जा रहे हैं, चूर होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, जिस सत्य की राह के लिए, धर्म की राह के लिए पूरे विश्व में हमारी पहचान है, जो हमेशा हम कहते हैं विश्व गुरु की बात, तो उसका जो मूल आधार हमारा धर्म और सत्य है, आज वो पूरे विश्व में कलंकित हो चुका है। जो राम को लाने की बात करते थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि वो राम भगवान के यहाँ जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसको भी आज आपके समक्ष वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं। चंदा हमेशा किसी तंत्र के लिए होता है और चढ़ावा वास्तव में ईश्वर के लिए होता है। चंदे की चोरी करना तो पाप है, चढ़ावा तो साक्षात आपने ईश्वर को अपना सर्वस्व भाव के साथ नौछावर किया है, उसको चोरी करना तो महापाप है। आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर निश्चित तौर पर जब हर बात का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, बड़े अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप सभी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। तो उसका श्रेय तो खैर क्या ही उसका लेंगे, जिम्मेदारी क्या लेंगे, लेकिन एक ट्वीट तक अब तक महीना भर हो गया, लेकिन एक ट्वीट प्रधानमंत्री की ओर से, गृह मंत्री की ओर से नहीं आया या फिर संघ प्रमुख की ओर से नहीं आया। हाँ, संघ प्रमुख की तरफ से भी नहीं आया। सभी सारे संघ के ही लोग हैं वो। हाँ, सब संघ के लोग हैं। मोहन भागवत को कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन हिंदू है कि नहीं है। ये चोरी करने वाले जो हैं ये हिंदू है कि नहीं है, मोहन भागवत को बताना चाहिए। मोहन भागवत ही प्रमाण बांटते हैं आजकल, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। तो मोहन भागवत बताएं कि ये हिंदू है कि नहीं है। चोरी करने वाले, चढ़ावा चोरी करने वाले, जिनको मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने मंदिर में बैठाया हुआ था, तो ये हिंदू है कि नहीं है, ये पाकिस्तानी है, कौन है ये बताएं। मोहन भागवत को बताना चाहिए। लेकिन आप ऐसे नास्तिकों को कि जो भगवान के यहाँ ही चोरी कर ले रहे हैं, उनको डर नहीं है, उनको बैठाने क्या जरूरत है। आप कुछ श्रद्धालुओं को बैठा देते जो भक्तिभाव रखते हैं भगवान के प्रति। बिल्कुल, ये एकदम भक्तिभाव जो रखते हैं तो भक्तिभाव नहीं है, ये देखा जा सकता है समीर जी। और ये मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मसला तो समीर जी बढ़ता चला जा रहा है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ये बढ़ता चला जा रहा है अब जंतर मंतर से भी, क्योंकि वहाँ कई संगठन जो हैं वो धरने पर और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।
आईसा जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, उसके कार्यकर्ता, क्रांतिकारी युवा संगठन उसके कार्यकर्ता, ये सब वहाँ धरना और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर एक कोने में CJP कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो भी बैठी हुई है, सोनम वांगचुक भी वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कई संगठन जो हैं वो जाकर उनको समर्थन भी दे रहे हैं। आज 5वां दिन है सोनम वांगचुक का और एक बार तस्वीरें भी देख लेते हैं। रात में बारिश भी हुई लेकिन ये प्रदर्शनकारी वहाँ पर डटे हुए हैं, अलग अलग जो संगठनों के हैं। बिल्कुल समझिए, अलग अलग संगठनों के वहाँ डटे हुए हैं और बारिश में अच्छी खासी बारिश हुई और उस बारिश जो है ये भी हौसला वहाँ प्रदर्शनकारियों का तोड़ नहीं पाई। कुछ उसके चित्र हैं, ये हम लोग देख सकते हैं बारिश के बीच के, ये तस्वीरें हैं बारिश की। ये तो ये तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके की तस्वीरें जो हैं ये आ रही हैं वहाँ से। और कल तो जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है समझिए जंतर मंतर पर जो है मोदी जी की चाय पर चर्चा भी कर ली। मोदी जी जो चाय पर चर्चा करते हैं वो चाय पर चर्चा जो है वो भी उन्होंने कर ली, उसका भी एक चित्र है वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। चाय पर चर्चा जो है और वो एक ट्विटर हैंडल है, उसने उसको ट्वीट भी किया हुआ है कि उन तस्वीरों को जेनजी ऑफ इंडिया करके जो है, जेनजी ऑफ इंडिया, और उसी ने लिखा है कि चाय पर चर्चा, CJP आंदोलन जंतर मंतर दिन 13। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर स्थित CJP आंदोलन स्थल पर चाय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है और चर्चा का मकसद अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, जन भागीदारी बढ़ाना और आंदोलन को नई दिशा देना है। तो ये वहाँ पर चाय पर चर्चा कल हुई और उस चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को बताया गया कि आखिर इस चर्चा का, इस प्रदर्शन का, इस धरने का, इस आमरण अनशन का मकसद क्या है। और मकसद ये है कि शिक्षा में, परीक्षा में जिस तरीके की धांधली हो रही है उसको लेकर नाराज़गी है, सालों से हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान न खुद अपने पद पर बने हुए हैं बल्कि वो धांधली करने वाली जिस एजेंसी पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं उसको क्लीन चिट भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और क्लीन चिट क्या दे रहे हैं मतलब उसको बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये भी आप समझ सकते हैं कि उसको बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल ये मोदी जी ने तो बहुत शाबाशी दी अपने धर्मेंद्र प्रधान जी को और बताया कि नई शिक्षा व्यवस्था जो है ये बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश इसको लोकतंत्र पर कलंक बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर कलंक है। तो अब ये कलंक तो निश्चित तौर पर समझिए है लोकतंत्र पर, चूंकि अगर इस तरीके से परीक्षाएं लीक होती रहेंगी और ये जो UGC की परीक्षा में किया गया ये तो बड़ा गजब है, लीक से भी आगे बढ़कर है। तो यानी जो एक तरीके से मतलब वो सीधे सीधे ये है कि जैसे वो उस एजेंसी को दे तो दिया गया है इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि देश भर में वो परीक्षाएं आयोजित करे, लेकिन वो इसको जिम्मेदारी नहीं, वो किसी तरीके से सोचती है कि अपना परीक्षा करा लो, पुराने क्वेश्चन उठाकर दे दो, किसी भी तरीके से दे दो और चाहे वो लीक हो जाए। ये भी सही करती है समीर जी। मुझे लगता है कि भाई क्यों इतनी मेहनत की जाए इसके ऊपर, भाई जिनका सिलेक्शन होना है वो तो केशव कुंज से आई जाती होगी। भाई बहुत कठिन सवाल ही बना के क्या करेंगे, जो होना तो कोई उसमें मेधावी छात्र तो ढूंढने नहीं है। नहीं, वो तो जो कक्षाधारी होंगे केशव कुंज से आ जाएगी लिस्ट। पैसे भी होंगे। तो अब ये तो विपक्ष के सब आरोप हैं कि ऐसा होता है कि केशव कुंज से लिस्ट आ जाती है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुलपति तक जो है वो केशव कुंज से लिस्ट आकर बन रहे हैं, उसके पैमाने नहीं लिखे जा रहे। तो छात्रों को ही काहे को परीक्षा देके जो परेशान किया जाएगी, पढ़ो लिखो, जिनके सिलेक्शन होने वो लिस्ट आई जाती है। तो भाई ठीक है, तुम्हारी जेब में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, परीक्षा के फॉर्म भरो, ट्रेनों में धक्के खाओ और जाकर जिनका सिलेक्शन होना उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये भी ठीक है। वो एजेंसी में जो लोग गए हुए हैं उसका नेतृत्व करने, उनको भी पता है कि वो कैसे आए। बिल्कुल कैसे आए उनको भी सबको मालूम है। तो ये समझिए से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एजेंसी जो कर रही है ठीक कर रही है। फालतू इसको जो कहा जा रहा है कि ये जो है कलंक वलंक है, कुछ कलंक नहीं है। मोदी जी के राज में देश का भविष्य ऐसा ही होगा, ये मोदी जी बताना चाहते हैं। बिल्कुल ये बताना चाहते हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि वो जो बताना चाहते हैं वही वो कर भी रहे हैं। और वो चाहे अयोध्या में चोरी का मामला हो, वहाँ पर चढ़ावा चोरी का मामला, चोरी तो सामान्य बात हो गई, लेकिन वहाँ भगवान को जो चढ़ावा अर्पित किया गया, करोड़ों रुपए, उस रुपए को वहाँ बैठे लोगों ने कैसे पार कर दिया। और अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, केवल वो 8 लोगों को FIR और उन पर कार्रवाई से कार्रवाई नहीं बनती है। सैकड़ों करोड़ रुपए अगर गायब हो गए हैं तो केवल उन्हीं 8 लोगों की वजह से नहीं गायब हो गए हैं, उसमें बड़ी मछलियाँ हैं। और यही कहा जा रहा है कि आखिर वो बड़ी मछलियाँ कब कानून की जद में आएंगी। अब देखना है कि कानून की जद में कब आती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था दिख रही है उससे पूरा देश आशंकित है कि आखिर ये BJP की सरकारें किस तरह की परिपाटी
वो स्थापित करती जा रही हैं। क्या होता है आगे, इन सब पर रहेगी निगाह। और बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।